सॉरी, हाँ ऑटोनोमस अगर इनके इन बिटवीन है तो मोनोटोनिक होगा। ठीक है, उस पर अभी आऊंगा, वो इसी का पर्टिकुलर केस है, यही पूछा है ना उसमें। तो इक्वेशन उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीटेडली सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। और आप पिछले 3-4 साल में देख लो, यहाँ कभी भी एक्स की टर्म नहीं आ रही, हर क्वेश्चन में वो वाई डैश इक्वल टू एफ वाई टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर शुड बी ए बी एंड डी। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू अगेन f ऑफ y, और कंडीशन दी हुई है y एट 0 इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, और f जो फंक्शन दिया हुआ है रियल लाइन टू रियल लाइन। देन फर्स्ट ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट f r to r continuous and a belongs to r such that differential equation does not have solution in neighborhood of 0। फर्स्ट ऑप्शन है, there exists f r to r which is a continuous function and a belongs to r so that this differential equation does not have a solution in a neighborhood of 0। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है, there exists f r to r continuous function and a belongs to r second option है, there exists a function continuous function from r to r such that this problem has infinite solution in a neighborhood of 0। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि f अगर ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, यानी कि f डबल डैश अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, देन लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ सॉल्यूशन इज r, यानी कि पूरे r पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और डी कह रहा है कि अगर आपके पास दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन ऑन r, कि पूरे r पे अगर सॉल्यूशन है, इफ f is bounded and continuously differentiable। तो ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर f कंटिन्यूस हो जाए और there exists f continuous and a belongs to r such that differential equation has no solution in neighborhood of 0। सेकंड है कि there is a continuous function and a belongs to r such that it has infinite many solution, अगेन डिस्कशन कर रहा है नेबरहुड ऑफ 0 पे। और थर्ड कह रहा है कि अगर डबल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो जाए तो इसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, पूरे आर पे। और फोर्थ कह रहा है कि अगर फंक्शन बाउंडेड हो जाए और उस वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हो जाए, फंक्शन बाउंडेड है एंड कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, तो ये सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, आर पे। हाँ जी,
तो जब आपके पास ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, जब भी राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, और अगर आपके पास एफ ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू एम हो जाए, और ये जो एम है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि जो फंक्शन है वो पूरे आर स्क्वायर पे बाउंडेड हो जाए, तो गारंटी है कि सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, पूरे आर पे। बस ये कंडीशन जहां मिल गई वहां ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। पहला केस, एफ क्या कह रहा है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो किसी ना किसी नेबरहुड में बाउंडेड होगा। एफ अगर कंटिन्यूस है तो किसी ना किसी नेबरहुड में बाउंडेड होगा। तो क्या सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट की गारंटी आएगी कभी? तो जीरो के एक नेबरहुड में एक रेक्टेंगल हमेशा बना सकते हैं जहां वो बाउंडेड होगा, तो जीरो के नेबरहुड में गारंटी है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। और सेम सेकंड, यहां कह रहा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, एफ कंटिन्यूस है और ए कोई भी रियल नंबर है, तो जीरो के नेबरहुड में इनफाइनाइट सोल्यूशन, पूरे आर पे कंटिन्यूस है। सर हैज अ सॉल्यूशन की गारंटी है, यूनिकनेस तो चेक करनी पड़ेगी, इनफाइनाइट है या यूनिक तो है। यहाँ गारंटी है कि नेबरहुड में सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिकनेस की गारंटी कब आएगी, जब ये इलिप्सिस हो जाए। तो कहीं भी यहां से इलिप्सिस की कंडीशन आएगी, रियल लाइन पे कंटिन्यूस है, तो जीरो के नेबरहुड में इलिप्सिस होगा। हाँ जी, कंटिन्यूस फंक्शन है, जीरो के नेबरहुड में इलिप्सिस की कोई गारंटी होती है कभी भी? तो ऐसा फंक्शन ले लो जो कंटिन्यूस हो लेकिन जीरो के नेबरहुड में इलिप्सिस ना हो। फॉर एग्जांपल, तो ये जो इक्वेशन हमने डिस्कस करी थी y टू द पावर अल्फा लास्ट क्लास में, और इसके साथ कंडीशन ले लो y एट 0 इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है पूरे आर पे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है। तो ये का एफ बनाना था, वो मिल गया, और ए की वैल्यू क्या ले लिया आपने, 0, तो गारंटी है कि ये ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूस है, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूस है। तो क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है यहाँ से, इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करूं या y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूं सेम है, क्योंकि x से इंडिपेंडेंट है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा। यहाँ उसने एक्स्ट्रा दे दिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है, वो भी कंटिन्यूस है। क्या यहां से ये आप कंडीशन फाइंड कर सकते हो? अगर ये कंडीशन मिल गई आपको तो गारंटी है कि पूरे आर पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज गारंटी नहीं जी। सेकंड डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी होने से क्या गारंटी है कि ये पूरे आर पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? सर अगर एफ आई वाई क्यूब ले लें तो? आपको हर वाई के लिए चेक करना है, एफ वाई अगर वाई क्यूब ले लोगे या वाई स्क्वायर ले लो, मैटर नहीं करेगा। ठीक है, वाई स्क्वायर भी लेंगे तो इसका ये डेरिवेटिव करोगे वो भी कंटिन्यूस है, डबल डेरिवेटिव करोगे कंटिन्यूस है, हर ऑर्डर का डेरिवेटिव कंटिन्यूस है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा गारंटी है कि सोल्यूशन मिलेगा। क्या आएगा सोल्यूशन, y टू द पावर -2, और इसके साथ कंडीशन ले लेता हूँ y एट 0 इक्वल टू 0, y टू द पावर -2 dy इक्वल टू dx, तो y टू द पावर -1 इक्वल टू x प्लस सी, और y एट 0 पुट करूंगा तो c की वैल्यू वेट, चलो कंडीशन चेंज कर देता हूँ, 1 ले लेते हैं, डिफाइन हो जाएगा। तो ये कंडीशन e इक्वल टू 1 ले लिया, तो यहाँ से c इक्वल टू -1, तो y x आपके पास आ जाएगा 1/,
1 माइनस एक्स टाइप का, ठीक है। ये सोल्यूशन मिलेगा क्या? वो पूरे आर पे डिफाइंड है। तो ये अगर एफ पिक कर लोगे यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के कंटिन्यूस होने से यहाँ कहीं भी गारंटी नहीं आ रही है कि आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा। तो ऐसा कोई भी फंक्शन ले लो जो थ्रू आउट बाउंडेड नहीं है पूरे आर पे, वहां से डिस्कार्ड कर पाओगे। तो सी ऑप्शन फॉल्स। डी कह रहा है कि हैज अ सॉल्यूशन ऑन आर। अगर एफ बाउंडेड दे दिया उसने, एफ बाउंडेड देना का मीनिंग क्या है? मोड ऑफ एफ ऑफ वाई, गारंटी है कि लेस देन और इक्वल टू एम होगा। वाई कुछ भी लो, एफ बाउंडेड देने का मीनिंग यही है। और अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई हो गया तो लार्जेस्ट रीजन कौन सा मिलता है? पूरा। तो डी ऑप्शन। अगर फंक्शन वन वेरिएबल में है, वाई में है, और वो बाउंडेड हो जाए तो ऐसे कैसे फाइंड करते हो? बी बाई एम। एम फ्री है, एम कोई भी फिक्स वैल्यू है, बी को कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, एम ए को कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, तो एच क्या होगा? कैन बी एनी रियल नंबर। वो कह रहा है हैज अ सॉल्यूशन, यूनिक होगा उसकी बात ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। सॉल्यूशन तो मिलेगा ना, अब वो यूनिक होगा या कितने भी होंगे मैटर नहीं करेगा, ठीक है। डी में यूनिकनेस की बात तब करेंगे, नो, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है और एफ बाउंडेड दिया हुआ है। दिस डज नॉट इंप्लाइज एफ डैश बाउंडेड। एफ इज बाउंडेड इन अ नेबरहुड ऑफ, नहीं, एफ इज बाउंडेड ऑन आर दिया हुआ है। हमें यूनिकनेस के लिए क्या चाहिए? एफ डैश बाउंडेड चाहिए, उसकी यहाँ से कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जीरो के नेबरहुड में यूनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलो एक आधा क्वेश्चन और लिख लें। अगेन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है, एफ आर टू आर, यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है y डैश प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ कंडीशन उसने दी है y एट 0 इक्वल टू 1। और फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट f सच दैट differential equation has infinite solution. Second option कह रहा है there exists f such that differential equation has no solution. Third option there exists f such that differential equation has unique solution. और D कह रहा है कि अगर f पीरियोडिक फंक्शन हो जाए, f is a periodic implies differential equation has a unique solution on R. Wait. हाँ जी, सॉल्व करो आंसर।
फर्स्ट ऑप्शन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन चेक करना है, यूनिक सॉल्यूशन। तो किस कैटेगरी की डिफरेंशियल इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी, आंसर फाइनल आंसर बताओ। ओनली सी। हाँ जी, एफ क्या दिया हुआ है हमें? कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसके नेबरहुड में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले रहे हो, थ्रू आउट 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, y इंटू ई टू द पावर x इक्वल टू c, तो y x इक्वल टू c ई टू द पावर x माइनस x, और y एट 0 अगर आप 0 पुट करोगे, सॉरी y एट 0 1 पुट करना है, तो इम्प्लाइज c इक्वल टू 1, तो y x क्या आ जाएगा? ई टू द पावर माइनस x आ जाएगा। मतलब ऑलरेडी c फिक्स हो गया है। जब ये कंडीशन पुट करोगे तो c की वैल्यू तो फिक्स होगी ना। कितने सॉल्यूशन मिले? ओनली चलो पहले थोड़ी सी थ्योरी बताते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल यूनिकनेस एक्जिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू क्यू एक्स। दिस इज द मोस्ट। सर तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन का आंसर सी आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अभी करवा रहा हूँ, पहले ये जनरल थ्योरी बता दूं आपको, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ क्या सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हो? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx dx प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये लिखते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? यहाँ i ऑफ f क्या होता है? e to the power integration of px dx। px dx। क्या यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करना है या और भी यूज कर सकते हो? लास्ट क्लास में बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट हो सकती है, आप यही क्यों यूज कर रहे हो? सर इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, इसी से ही वो वाले दिमाग में बैठते नहीं है जल्दी से। तो आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है तो उसके पास अनकाउंटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और इनफैक्ट इंडिपेंडेंट भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन शीट होगी सबके पास, उसमें से एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, फिर आता हूँ इसके डिटेल पे। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था 30th नंबर क्वेश्चन, y की इक्वेशन दी हुई है x dy बाई dx प्लस 3x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है x e टू द पावर माइनस 2x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं इसकी थ्योरी पे अभी आ रहा हूँ। हाँ जी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप लीनियर का मेथड यूज करोगे तो इसको लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस
3 plus 1 upon x, y is equal to e to the power minus 2x, ये आपका px आ गया। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e to the power 3 plus 1 upon x dx, वो आ जाएगा आपके पास x e to the power 3x, यही आएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, x dy प्लस 3x प्लस 1y माइनस x e to the power minus 2x होल इंटू dx इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, जस्ट dx से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ m क्या है मेरे पास, ये क्वांटिटी, और n क्या है, ये क्वांटिटी। अगर मैं my माइनस nx फाइंड करूंगा तो my क्या आएगा, 3x प्लस 1, और ये 1 आ जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 3x अपॉन n करूंगा तो क्या बचेगा 3। और लास्ट क्लास में एक एक्सप्रेशन लिखाया था, अगर ये क्वांटिटी फंक्शन ऑफ x है तो इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू द पावर 3x। आ गया, जो कल मेथड पढ़ा था वहां से ये आ रहा है। और ये आप जानते हो कि लीनियर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और कल मैंने प्रूफ करवाया था कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप का सिर्फ और सिर्फ एक ही Li इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, बट ये दोनों फंक्शन तो Li है नहीं, सॉरी LD नहीं है, ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये भी, या तो मैं, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, दोनों एक ही x के फंक्शन है ना। लेकिन लास्ट क्लास में प्रूफ करके आए हो कि v अगर कोई भी ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है विच इज द फंक्शन ऑफ v, और एक दूसरा मिल जाए तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, LD, बट ये LD नहीं है। तो या तो गलत प्रूफ किया या यहाँ गड़बड़ कर रहा। हाँ, अब आता हूँ, ये जो इक्वेशन है कहाँ वैलिड है, x नॉट इक्वल टू 0 पे। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इट इज अ डिफाइन ऑन r स्टार। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ डिफाइन है, r स्टार पे, और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कहाँ डिफाइन है, r पे। तो आप यहाँ जो चैप्टर पढ़ रहे हो वहां एग्जिस्टेंस यूनिकनेस पढ़ रहे हो, किस डोमेन पे सोल्यूशन डिफाइन हो रहा है ये पढ़ रहे हो। ये डिपेंड करेगा कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करना। ठीक है, आप सिर्फ ये वाला मेथड यूज करके हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। हाँ, इस डिटेल में वो नहीं जा रहा है अभी, बट डज नॉट इम्प्लाइज कि नहीं जाएगा। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन है, आपने सॉल्व किया होगा इस मेथड से आया होगा, पहला ऑप्शन ट्रू कर दिया होगा और डी ऑप्शन नहीं देखा होगा जिन्होंने भी क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, बट यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं और मैंने वहां क्वेश्चन में कहीं भी डोमेन नहीं मेंशन किया है। तो अगर डोमेन आर स्टार पे बात कर रहे हो तो दिस इज ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कल मैंने ये प्रूव करा था किसी एक फिक्स डोमेन के रिस्पेक्ट में एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फंक्शन ऑफ वी होगा वो हमेशा बाकी जो मिलेंगे उसी के कांस्टेंट मल्टीपल मिलेंगे, बट ये प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू डोमेन डी। आर स्टार पे जितने भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इसी के कांस्टेंट मल्टीपल होंगे, और रियल लाइन पे बात करोगे तो सारे किसके आएंगे, इसके कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ मैं dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं। यहाँ मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइजन जब होता है वो किससे होता है, नॉन जीरो नंबर से। यूनिट की प्रॉपर्टी यूज करते हो, तो इसलिए यहाँ दोनों का सोल्यूशन का और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डोमेन डिफरेंट है। मल्टीप्लाई कर सकते हो। dy क्या है, डिस्टेंस, dx क्या है, डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। dx लिख रहे हो वो क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसी ना किसी नॉन जीरो डिस्टेंस को। तो इसलिए और इन जनरल मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से कर सकते हैं, आप किसी भी क्वांटिटी को जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज वैलिड, बट डिवीजन कब वैलिड होता है, जब उसका इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो
So if I have to satisfy हाँ, आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे जा सकते हैं। यहाँ मैं इसको पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स से। तो इस इक्वेशन से यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ डोमेन चेंज हो गया। ठीक है, हम ओडी अभी तक जो पढ़ रहे हैं सिर्फ सोल्यूशन निकालना सीख रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन का बिहेवियर कहाँ है और किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो अगर चेक करना है तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। और ओडी आप किस लिए पढ़ रहे हो, किसी दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करने के लिए, और कंपैरिजन किसी डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है। अगर आपको इस लाइन में रिसर्च करनी है तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम कहाँ डिस्कशन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग अप्लाइड में रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं उनको ये बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, आप क्या कर रहे हो रिसर्च में मुझे नहीं पता, बट हाँ जी। सर अगर क्वेश्चन में डोमेन गिवन नहीं हो, सपोज यही क्वेश्चन डोमेन गिवन नहीं है तो वो सारे ऑप्शन ट्रू होंगे, आपको सारे चेक करने हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ये लास्ट ऑप्शन मैंने ऐड किया, एग्जाम में नहीं आया हुआ है। एग्जाम में सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आया हुआ था, तो आपके एग्जाम में अभी तक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिसमें ये चीज वो पूछ रहा है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो गारंटी है कि वो डोमेन देगा और डोमेन के रिस्पेक्ट में करना है, और उस केस में वही ऑपरेशन यूज करने हैं जहां आप इस चीज को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तब इसी इक्वेशन में आप जो सोल्यूशन लिख रहे हो इसका dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इसका सोल्यूशन आपने ये बताया मुझे, y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी, ये लिख रहे हो। अब यहाँ कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करूंगा, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है x dy बाई डी एक्स प्लस अभी जो इक्वेशन लिखी थी 3x प्लस 1 y इक्वल टू x e टू द पावर -2x, इसको अगर सॉल्व करना है तो मेरे पास दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं, एक है x e टू द पावर इस टाइप का, सॉरी 3x, और एक है e टू द पावर 2x। अगर इससे सॉल्व करोगे इससे सॉल्व करोगे, क्या सोल्यूशन सेम आएगा? हाँ जी, सॉल्व करो, दोनों से सॉल्व करो इसको, इस मेथड से और इस मेथड, दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या सेम सॉल्यूशन आएगा? going to solve with the first integration factor, we have to use the linear method, right? पिछले वाले की सेट वाला मेथड। क्यों, किसने बोला? यहाँ सॉल्यूशन क्या लिख रहे हो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तो आपने लिखा है, यही सॉल्यूशन होता है। अब आप किस मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हो तो ये तो नहीं पता ना। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ ये जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा आएगा, ये मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन है। क्या ये आप आज तक यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते आ रहे हो, e टू दी पावर px dx, किसी भी बुक में इसके अलावा कोई और नहीं दिया हुआ है, उसका रीजन क्या है? ये यूज करते आ रहे हो, क्यों और क्यों नहीं हो सकता? तो मेरे ओडी में बहुत सारे डाउट हैं, आपके हो या ना हो। और अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोग ऑलमोस्ट 6 महीने से पढ़ रहे हो, सबने पढ़ा होगा ओडी। चलो आप इसको सॉल्व करके लाना, मैं रीजन बताता हूँ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मीनिंग क्या है, वो फंक्शन जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बना दे, इंट्रीगेबल, ये तो कर रहे हो। और अगर गिवन एक्सप्रेशन इंट्रीगेबल बन जाएगा तो उसको किसी फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो आप अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहे हो तो फाइनली सोल्यूशन क्या आने वाला है, y इंटू, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, e टू द पावर px इंटू dy बाई dx प्लस px इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx होल इंटू y माइनस qx
into e to the power इंटीग्रेशन p of x dx इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अगर ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेबल हो गया, यानी कि ये किसी एक फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव हो गया, तो गारंटी है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं और वहां से सॉल्यूशन आ सकता है। तो इस दोनों टर्म को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं मैं? हाँ जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx into y। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? पहले y का डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई ये सेम, और उसके बाद y सेम, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा, माइनस यहाँ क्या करूंगा? इंटीग्रेशन q ऑफ x, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को डेरिवेटिव की फॉर्म में टोटल फॉर्म में चेंज करना है, तो qx इंटीग्रेशन p ऑफ x dx into dx, ये लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये बन गया f ऑफ xy, ये आया। और इस f का टोटल डेरिवेटिव ये एक्सप्रेशन आ रहा है, और उसके बाद आप सोल्यूशन क्या लिखते हो? f इक्वल टू c, ये लिखते हो, f इक्वल टू c। और जब यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट बना के सोल्व कर रहे हो, और एग्जैक्ट किसको बनाते हो? m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 को। तो पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करोगे आप। तो अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या आएगा? dy प्लस px y माइनस qx इंटू dx इक्वल टू 0। यहाँ m क्या है? दिस वन, और n की वैल्यू क्या है? 1। तो अगर मैं my माइनस nx फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? p ऑफ x अपॉन n कर दूंगा तो ये फंक्शन ऑफ x आ गया। तो गारंटी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा विच इज e टू द पावर px। तो ये जो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया है वो इसी मेथड से फाइंड किया है, ठीक है? इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करके देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, ये तो किया। तो आपने करना क्या? इंटीग्रेटिंग जब ये सॉल्व कर रहे हो तो बेसिकली कर क्या रहे हो? अगर dy बाई dx है तो मेनली dx से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में चेंज करके यहाँ से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करोगे उससे आप सॉल्व करोगे। और यहाँ से कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था? e टू द पावर 3x। तो वहां से जो सोल्यूशन आएगा दैट इज द सोल्यूशन बाय दिस मेथड, ठीक है? सोल्यूशन सेम आएगा बट वो सोल्यूशन कौन कौन से डोमेन पे डिफाइन वो डिपेंड करेगा। वहां सोल्यूशन क्या है आपके पास? फाइनल सोल्यूशन उस इक्वेशन का y ऑफ x इक्वल टू क्या सोल्यूशन है इस इक्वेशन का? सॉल्व किया किसी ने? हाँ वही तो है, वही तो किया मैंने। my माइनस nx अपॉन फंक्शन ऑफ x चाहिए, vx 1 हो जाएगा, vy 0, वही प्रोसीजर यूज किया। हाँ जी, किसी ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन? चलो सॉल्व करना, देखेंगे क्या है। तो आपके पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx प्लस p ऑफ x y, या इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू p ऑफ x y प्लस qx, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म को, जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ? फंक्शन ऑफ x एंड y, और यहाँ आपको कोई कंडीशन दी हुई है y नॉट इक्वल y एट x नॉट इक्वल टू y। अगर ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया तो इसके पास सोल्यूशन हमेशा मिलेगा। अगर ये इंटीग्रेबल हो गया तो इसके पास सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर ये इंटीग्रेबल नहीं होगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस किसकी देखनी है हमें? अगर ये पूरा एक्सप्रेशन इंटीग्रेबल हो गया तो सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन जब हमने फाइनल सोल्यूशन लिखा है उसमें क्या लिखा है? y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। ये टर्म कब एग्जिस्ट करेगी? जब p इंटीग्रेबल हो, ठीक है? जो जनरल थ्योरी है वो क्या कह रही है कि इस f का इंटीग्रेबल होना चाहिए। f के इंटीग्रेबल होने का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेबल होना चाहिए। या तो ये कंडीशन चेक करो तो सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा जो हमने फाइनल सोल्यूशन का फॉर्मेट लिखा है वो इसी टाइप का लिखा है, इक्वल टू qx e टू द पावर p ऑफ x
dx इंटीग्रेशन dx प्लस सी, ये आएगा। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन हो जाए और ये भी डिफाइन हो जाए तो गारंटी है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए px अगर इंटीग्रेबल हो जाए और qx इंटू ई टू द पावर px, ये एक्सप्रेशन अगर इंटीग्रेबल हो जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट हैव अ सॉल्यूशन। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि qx इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन उसको ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो कि ये इंटीग्रेबल बन जाए। फॉर एग्जांपल y डैश माइनस 2xy इक्वल टू ई टू द पावर x स्क्वायर, पूरे r पे बात कर रहा हूं। ये जो qx है क्या इंटीग्रेबल होता है? एरिया बाउंडेड नहीं आएगा यहाँ से। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा आपका? तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1। ये तो इंटीग्रेबल हो गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है, लेकिन qx इंटीग्रेबल नहीं। ठीक है। अब दूसरा केस, अगर q और p दोनों इंटीग्रेबल हो जाए तो ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेबल डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा तो पूरा ये भी डिफाइन होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p और q दोनों अगर इंटीग्रेबल है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और p अगर इंटीग्रेबल नहीं है तो सॉल्यूशन का बात नहीं करेंगे। अगर q इंटीग्रेबल नहीं है तो सॉल्यूशन में, और तो पहले 3 कंडीशन लिख लो। If p and q both are integrable function, if p and q both are integrable function, then linear differential equation must have a solution. If p and q are integrable function, then linear differential equation must have a solution. Or if p is not integrable, if p is not integrable, then differential equation does not have solution. Or third one is if q is not integrable. If q is not integrable, then differential equation may or may not have a solution. ठीक है। और इसमें अगर आपके पास, अब मैं यूनिकनेस एग्जिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू लिख सकता हूँ pxy प्लस qx, और इसके साथ आपको कोई इनिशियल कंडीशन दे दी y एट x नॉट इक्वल टू y नॉट। ठीक है। अब अगर मेरा फंक्शन p एंड q कंटिन्यूस हो जाए इन नेबरहुड ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट, या इन नेबरहुड ऑफ x नॉट, फंक्शन ऑफ x है। अगर p और q कंटिन्यूस हो जाए इन अ नेबरहुड ऑफ x नॉट, तो कंटिन्यूस फंक्शन आर ऑलवेज इंटीग्रेबल। ये इंटीग्रेबल होंगे तो सॉल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है। उसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो क्या आएगा? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y p आएगा, और p ऑलरेडी कंटिन्यूस है इस नेबरहुड में, और कंटिन्यूस फंक्शन एक क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड हो जाता है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसी ना किसी एक नेबरहुड में बाउंडेड भी आ जाएगा, और बाउंडेड आते ही क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो इफ p and q are continuous function in a neighborhood of x naught, then this differential equation must have a unique solution. If p and q are continuous in a neighborhood of x naught, then this differential equation has a unique solution. ठीक है। p and q are continuous in a neighborhood of x naught, then this differential equation must have unique solution. बट अगर p और q में से एक भी डिसकंटिन्यूस आ गया तो इस केस में हो सकता है सोल्यूशन नहीं मिले, हो सकता है यूनिक हो सकता है इनफाइनाइट। ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया था वो क्या है दिया है, जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें px क्या है हमारे पास? हाँ जी सर एक बार बताना यूनिक क्यों था, रीजन दोबारा बता दो प्लीज। हाँ जी, p और q कंटिन्यूस है x नॉट के नेबरहुड में। ठीक है। तो f ऑफ xy क्या आ गया आपके पास? p इंटू y प्लस q आ गया। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन।
और किसी ना किसी रेक्टेंगल पे ये बाउंडेड भी हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन और रेक्टेंगल इज बाउंडेड। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो वो क्या आ जाएगा p, और p ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कोई कंटिन्यूअस फंक्शन रेक्टेंगल पे बात करूंगा तो ऑलवेज बाउंडेड। पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड होते ही ये एलिप्सिस कंटिन्यूअस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। तो p और q अगर नेबरहुड में कंटिन्यूअस है तो उस नेबरहुड में गारंटी है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ये क्लियर है? हाँ, नेबरहुड में गारंटी है, बाकी हम जनरल केस नहीं कह सकते। यहाँ px1 दिया हुआ है और qx क्या दिया हुआ है, f ऑफ x, और f ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस। तो कोई भी x नॉट कंडीशन पुट करूंगा क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन नेबरहुड में। ठीक है, एक कंडीशन पुट करूंगा नेबरहुड में यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस। और अगर आप पूरे R पे बात करोगे तो अगर f इंट्रीगेबल नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन, f इंट्रीगेबल हो गया तो सॉल्यूशन मिलेगा, बट कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, कभी भी इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, उसमें fx अगर इंट्रीगेबल हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और fx अगर इंट्रीगेबल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, अगर पूरे R पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं आएगा इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अभी हमने कंडीशन लिखी है उसके बेस पे। कंडीशन क्या लिखी है, अगर p और q कंटिन्यूअस हो जाए x नॉट के नेबरहुड में तो सॉल्यूशन कितने मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो जो अभी मैंने कंडीशन लिखाई है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। f कंटिन्यूअस है, कोई भी अगर आपको कंडीशन वो ये देता है y एट x नॉट इक्वल टू y नॉट, ठीक है, तो इस नेबरहुड में कंटिन्यूअस होगा, नेबरहुड में बाउंडेड भी होगा, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव इस पूरे एक्सप्रेशन का लिखूंगा वो क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा, और वो नेबरहुड में गारंटी है कि बाउंडेड होगा। तो कंटिन्यूअस आ गया, बाउंडेड आ गया, एलिप्सिस कंटिन्यूटी आ गई एफ कैपिटल एफ की, तो गारंटी है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन नेबरहुड में। पूरे रियल लाइन पे चेक करना है तो क्या होना चाहिए, पूरे रियल लाइन पे इसको क्या होना चाहिए, एलिप्सिस कंटिन्यूअस। तो यहाँ से एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई लिख लेता हूँ मैं इसको, तो इक्वेशन को लिख लेता हूँ y डैश इक्वल टू कैपिटल ऑफ एक्स वाई। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, माइनस वाई प्लस एफ, ये आएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1। वो हमेशा बाउंडेड है, ये हमेशा बाउंडेड है, तो ये फंक्शन एलिप्सिस कंटिन्यूअस है। एलिप्सिस कंटिन्यूअस है तो किसकी गारंटी है, यूनिकनेस। तो जब भी सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक मिलेगा। ठीक है, अब कौन से रीजन पे फाइंड करना है, उसके लिए क्या होता है, यहाँ मैं अभी एलिप्सिस कंटिन्यूअस यूज करता हूँ। आर पे यूनिक सॉल्यूशन की अब कौन से डोमेन पे होगा, उसके लिए क्या करते हो आप, कैपिटल एम का यूज करते हो। कैपिटल एम क्या होता, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। अगर ये कैपिटल एम हो जाए, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगा और वाई, तो गारंटी है कि यूनिक मिल जाएगा। ये क्वांटिटी है क्या मेरे पास, -y प्लस एफ। हाँ जी, ये बाउंडेड होगा। अगर f बाउंडेड होगा तो कितना भी लार्ज डोमेन ले लूं ये बाउंडेड आएगा, बट f बाउंडेड नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बट अगर f इंट्रीगेबल फंक्शन हो गया तो सोल्यूशन हमेशा मिलेगा। पूरे R पे अगर इंट्रीगेबल हो गया सोल्यूशन हमेशा मिलेगा, और कौन सा मिलना है, यहाँ से यूनिक मिलना है। तो इस कंडीशन में जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इस टाइप की सिचुएशन बन रही है, तो आपको क्या चेक करना है, f को इंट्रीगेबल चेक करना है। अगर f इंट्रीगेबल है तो यूनिक सोल्यूशन, और f इंट्रीगेबल नहीं है तो ऑब्वियसली नो सोल्यूशन। पूरे R पे बात करता हूँ, नेबरहुड में गारंटी है कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ डिस्कशन हो रहा है R पे कैसे चेक करना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि देयर एग्जिस्ट f सच दैट दिस इक्वेशन हैज इनफिनिट, कभी नहीं होगा। सेकंड कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए आप fx को ले लो e टू द पावर x स्क्वायर, ये इंट्रीगेबल नहीं होता है R पे।
तो इसके पास सोल्यूशन, जब आप इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखोगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या आएगा, e टू द पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर dx। क्या ये इंटीग्रेबल है पूरे r पे? दिस इज नॉट इंटीग्रेबल, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड कह रहा है कि किसी f के लिए नो सॉल्यूशन हो सकता है जब भी f को नॉन इंटीग्रेबल हो। थर्ड ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन फॉर सम f है ना, तो वो जब f इंटीग्रेबल होगा तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन, या f को डायरेक्टली जीरो फंक्शन ले लो। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन fx क्या दिया हुआ है, पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन पूरे r पे कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक फंक्शन हो जाए, तो पूरे r पे पीरियोडिक है, कंटिन्यूअस है, तो हर एक इंटरवल के बाद सेम चीज रिपीट होनी है फाइनाइट लेंथ पे। अगर फाइनाइट लेंथ का इंटरवल है वहां कंटिन्यूअस है तो वहां बाउंडेड हो जाएगा। अब जो उस इंटरवल पे अपर बाउंड मिलेगा वो पूरे r पे मिलेगा, तो ये आपका कैपिटल M एग्जिस्ट कर जाएगा, और कैपिटल M एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन में जब भी ये f पीरियोडिक और बाउंडेड या ऐसी कोई भी कंडीशन जिससे पूरे r पे बाउंडेड प्रूफ हो जाए तो यूनिकनेस, तो आपका डी ऑप्शन भी ट्रू होगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? सारे ऑप्शन करेक्ट है ना? y डैश 2 xy f ऑफ x। हाँ जी, अब इसमें आपको करना क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन चेक करना है? ये क्या है, इंटीग्रेटिंग वेक्टर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू, अब अगर ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेबल है तो सोल्यूशन मिल जाएगा। अब fx ऐसा फंक्शन ले लो, fx इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर ले लो, इंटीग्रेबल हो गया। fx को e टू द पावर 2x स्क्वायर ले लो, तो इंटीग्रेबल नहीं हुआ, तो कहाँ डिपेंडेंट है, fx पे। ठीक है, अब इस fx के इंटीग्रेबल होने से काम नहीं चलेगा, आपका इंटीग्रेबिलिटी किसकी आनी चाहिए, इस पूरे एक्सप्रेशन। तो आप जब लीनियर के सॉल्यूशंस की बात करते हो तो फाइनल में जो qx इनटू जो एक्सप्रेशन आता है उसकी इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, पहला कंडीशन ये px इंटीग्रेबल होना ही चाहिए और उसके बाद ये इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, जब नेबरहुड में पूछेगा तो यूनिकनेस एग्जिस्टेंस यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन यूज करना है। ठीक है, नेबरहुड में बाउंडेड होगा ना हमेशा, आर पे बाउंडेड की कंडीशन कब आएगी, अगर इंटीग्रेबल हो गया सोल्यूशन मिलेगा, और हर नेबरहुड में कितने मिलने हैं, यूनिक, तो आर पे एक उससे ज्यादा कर्व हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में एक अगर यूनिक सोल्यूशन नेबरहुड में मिलेगा तो पूरे आर पे भी यूनिक मिलेगा। ठीक है, और ये इक्वेशन रिपीटेडली पूछा जा रहा है, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, y टू द पावर अल्फा, और अल्फा कहाँ से आ रहा है, 0 1 से। ठीक है, और कंडीशन आपको अब वो देगा y एट a इक्वल टू बी टाइप की, तो कब यूनिक होगा कब इनफाइनाइट होंगे। मैं पहला केस लास्ट क्लास में कर चुका हूं, जब b इक्वल टू 0 होगा तो हमेशा इनफाइनाइट, कल हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब b अगर आपके पास नॉन जीरो है, b अगर आपके पास नॉन जीरो है तो f ऑफ एक्स वाई क्या है यहाँ, y टू द पावर अल्फा, अल्फा पॉजिटिव है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो किसी ना किसी नेबरहुड में बाउंडेड भी होगा, एंड बाउंडेड कहाँ लिख सकता हूँ, ऑन, जो हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं उस पर, कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड इंप्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो b है वो नॉन जीरो है,
तो जब मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ तो किसके नेबरहुड में बनाता हूँ? ए एंड बी के। तो ये रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है। बी नॉन जीरो है, बी वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो नॉन जीरो है, या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान लेता हूँ ये है बी, ए कॉमा बी पॉइंट। तो इसके नेबरहुड में एक ऐसा रेक्टेंगल बना लो जिसमें y इक्वल टू जीरो लाइन नहीं आ रही है। क्यों ले रहा हूँ उस पर अभी आ रहा हूँ। ये रेक्टेंगल एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि b नॉन जीरो है, तो ऐसा रेक्टेंगल हमेशा बना सकते हो जिसमें y इक्वल टू जीरो लाइन नहीं है। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो क्या आएगा? अल्फा टाइम y टू द पावर अल्फा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा अपॉन वन वाई टू द पावर वन माइनस अल्फा, और वन माइनस अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि अल्फा वन से लेस है। तो y यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको प्रॉब्लम कहाँ है? बाउंडनेस की। जब y इक्वल टू जीरो लाइन रीजन में आ जाए, वो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल से रिमूव कर दी। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में डिस्कस करूंगा तो ये पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाएगा, यानी कि फंक्शन एलिप्सिस कंटीन्यूअस हो जाएगा, और एलिप्सिस कंटीन्यूअस होते ही यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये यूनिकनेस कहाँ आ रही है? नेबरहुड में, पूरे डोमेन में नहीं। पूरे डोमेन में y इक्वल टू जीरो आ गया तो एलिप्सिस कंटिन्यूटी फेल कर जाएगी, तो नीड नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ सेकंड जब b नॉन जीरो है तो आपका कंक्लूजन क्या है? इन अ नेबरहुड ऑफ, यहाँ ये वर्ड यूज कर रहा हूँ किसी एक नेबरहुड में, इन अ नेबरहुड, हर नेबरहुड की बात नहीं कर रहा हूँ। इन अ नेबरहुड ऑफ a कॉमा b डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये क्लियर है? किसी एक नेबरहुड में गारंटी है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, बट ग्लोबल डोमेन पे अगर सॉल्व करना है तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता हूँ। क्या आएगा? y टू द पावर माइनस अल्फा dy इक्वल टू dx। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y टू द पावर वन माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा x प्लस सी। जब मैं y a इक्वल टू b पुट कर रहा हूँ तो मैं इसको एक बार पर्टिकुलर केस ले लेता हूँ। मान लो यहाँ जीरो दिया हुआ है, अदरवाइज उसको शिफ्ट कर लेंगे। फिर अगर वो जीरो कंडीशन दिया हुआ तो x जीरो हो जाएगा। c की वैल्यू क्या आएगी? y टू वन अप माइनस अल्फा और b टू द पावर वन माइनस अल्फा। वन माइनस अल्फा क्या है? कहाँ लाई कर रहा है? अल्फा आपके पास लेस देन वन है, ग्रेटर देन जीरो है, तो माइनस अल्फा क्या होगा? लेस देन जीरो ग्रेटर देन, तो जीरो लेस देन वन माइनस अल्फा लेस देन वन, वन से लेस है। तो जब यहाँ वन से लेस पावर करोगे तो इसके कितने रियल सोल्यूशन मिलेंगे या कितने सोल्यूशन मिलेंगे? जैसे वन बाई टू है, अल्फा को वन बाई टू पुट करोगे बी टू द पावर वन बाई टू, दो सोल्यूशन मिलेंगे। अल्फा को वन बाई थ्री पुट करूंगा तो वन माइनस अल्फा क्या आ गया? टू बाई थ्री। तो बेसिकली बी का क्यूब रूट फाइंड कर रहा हूँ, कितने सोल्यूशन मिलेंगे? तीन सोल्यूशन। तो ऐसा कोई भी अल्फा होगा कि सी की यूनिक वैल्यू मिल जाए, एटलीस्ट दो तो मिलेंगे ना, क्योंकि ये जो वन माइनस अल्फा है जीरो से वन के बीच में है। तो जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो सी की कितनी वैल्यू मिलेंगी? एटलीस्ट दो वैल्यू, और जितनी सी की वैल्यू मिलेंगी उतने सोल्यूशन तो होंगे ही होंगे। तो मिनिमम कितने मिल गए? दो सोल्यूशन। तो पूरे ग्लोबल डोमेन पे एटलीस्ट टू सोल्यूशन, नेबरहुड में यूनिक सोल्यूशन, और अगर बी जीरो हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये तीन सिचुएशन डिस्कस करनी। ठीक है, तो जब भी इस इक्वेशन को बी के नेबरहुड में बात करेगा, जब बी नॉन जीरो है तो क्या लिखेंगे? यूनिक। और अगर आपको बोल रहा है कि ऑन आर तो हमेशा क्या लिखेंगे? मोर देन वन सोल्यूशन। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जब अल्फा इक्वल टू 1 बाय 2 देगा और b मेरा आर्बिट्री r, तो अगर b मेरा माइनस में हो गया तो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। b मॉडुलस वैल्यू ले लो, स्क्वायर रूट। ठीक है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लो, क्यूब रूट लो, कितने सोल्यूशन? सी की वैल्यू कितनी मिलती है? एटलीस्ट दो मिलेंगे, तो मिनिमम
2 सॉल्यूशन, जितने सी आर्बिट्रेरी हैं एटलीस्ट उतने तो मिलेंगे। अब कितने होंगे उसके बाद इस मेथड के अलावा कुछ और हो सकता है, क्योंकि ये मेथड कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, जब y नॉन जीरो, ठीक है। y इक्वल टू 0 के लिए लास्ट क्लास में जब b 0 था किया था अलग से, तो एटलीस्ट इस मेथड से मिनिमम 2 सोल्यूशन मिलेंगे। तो यूनिकनेस कभी नहीं आएगी पूरे R पे, ठीक है। नेबरहुड में हमेशा यूनिकनेस आएगी, और b को जब भी उन्होंने 0 पुट कर दिया तो डायरेक्टली इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट? तो ये 3 कंडीशन आपको चेक करनी है इसके लिए सिर्फ। सर ये जो लास्ट अब क्वेश्चन भूल जाओ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। b 0 है तो हमेशा मार्क करोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, b नॉन जीरो है तो नेबरहुड में यूनिक, और b नॉन जीरो है तो पूरे R पे मोर देन 1। सर ये जो लास्ट क्वेश्चन कराया था, कैन आई आस्क सर? हेलो, हाँ जी सर, ये जो लास्ट क्वेश्चन कराया था y डैश प्लस y इज इक्वल टू fx के जो ऑप्शंस थे a b c d, तो सर उसमें c और d तो ठीक है, और सर a और b ऑप्शन? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर अभी आ रही है? हाँ हेलो। जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जो y डैश प्लस y इज इक्वल टू fx में जो ऑप्शंस थे सर, उसमें c और d ऑप्शन तो करेक्ट थे, उसमें a और b भी करेक्ट था? बी ऑप्शन करेक्ट है, ए फॉल्स है। ये फॉल्स है ना सर? हाँ ठीक जी, है। एक आधा क्वेश्चन करा दें जो आए हुए हैं अभी ऑटोनोमस इक्वेशन पे। Yes, dy sir. बाई dx, ये आपकी प्रीवियस क्वेश्चन शीट में जो आपको शीट दी थी मैंने उसमें है ये क्वेश्चन, जो कल शीट दी थी, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3, जो मैंने अभी यूनिक्रेस एग्जिस्टेंस में फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसके पर्टिकुलर केसेस हैं ये सारे, ठीक है। तो आपको इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे यहाँ ऑप्शन उसने दिया y एट 0, उसने वैल्यू दे दी 2, 0 पे इसकी वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले देखना है कि ये डेरिवेटिव कहाँ 0 होगा, कौन से कर्व के अलोंग 0 होगा, y इक्वल टू 1 पे 0 होगा, और y इक्वल टू 2 पे। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वहां डेरिवेटिव कहाँ 0 हो रहा था, x इक्वल टू प्लस माइनस n स्क्वायर पे, वो इसी का जनरल केस था। वहां इनफाइनाइट कर्व दिए हुए थे जहां डेरिवेटिव का क्या हो रहा था 0, यहाँ उसमें से कोई फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व दिए हुए, तो y इक्वल टू 1 रखूंगा तो डेरिवेटिव थ्रू आउट 0, और y इक्वल टू 3 रखूंगा तो डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ कोई कंडीशन मैं नहीं लेता हूं पहले, तो मैं yx इक्वल टू 1 पुट करूंगा, ये क्वांटिटी 0 और ये भी 0, तो ये सोल्यूशन है इसका विदाउट एनी कंडीशन। और अगर मैं y ऑफ x इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो ये भी सोल्यूशन है, ये दोनों सोल्यूशन है। तो जितने यहाँ फैक्टर्स दिए हुए हैं, अगर यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो वो सारे सोल्यूशन होंगे ही होंगे। अब ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा क्योंकि y में पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1 वेरिएबल में है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा, और पॉलिनोमियल फंक्शन किसी ना किसी नेबरहुड में कंटिन्यूअस होता है। तो गारंटी है कि ये f ऑफ xy जो होगा वो लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन आएंगे किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, वो कितने आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। हमें सारे सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं दिख, एक ही मिलना है, उसी को डिस्कस करना है। अब उसमें उसने एक सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन याद दे दी, y एट 0 इक्वल टू 2 दे दिया है, ठीक है। और ऑप्शन पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है कि yx इज नॉट बाउंडेड, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन yx इज बाउंडेड, और थर्ड ऑप्शन yx टेंड्स टू 1 as x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। एंड डी ऑप्शन, ये 27 नंबर क्वेश्चन है जो कल शीट मैंने सेंड करी थी आपको, yx टेंड्स टू 3 as x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। तो हमें करना क्या है, y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करनी है और y इक्वल टू 3 लाइन। ये y इक्वल टू 3 है और ये y इक्वल टू 1। इनिशियल वैल्यू कहाँ दी हुई है 2 पे, तो y एट 0,
आपको जरूरी नहीं है कि 0 पे वैल्यू दे, आपको किसी भी पॉइंट पे वो वैल्यू दे सकता है। 0 पे वैल्यू आपकी 2 है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 पे वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश एट 0, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव, तो डेरिवेटिव नेगेटिव। और ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और ये तो यहाँ 0 के नेबरहुड में डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा, डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा तो सोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीजिंग मोड में, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं तो यहाँ भी तो y क्या है, 1 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, तो यहाँ भी तो डेरिवेटिव का साइन यही रहेगा। तो फंक्शन जब तक इस पूरे रीजन में रहेगा, इस पूरे रीजन में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। अब y कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ, y 1 की तरफ जा रहा है, तो डेरिवेटिव कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। डेरिवेटिव 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि स्लोप क्या हो रहा है, तो टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कर्व भी पैरेलल टू क्या आएगा, एक्स एक्सिस। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स टेंस टू माइनस इनफिनिटी पे कहाँ जा रहा हूँ, 3 पे, और एक्स टेंस टू इनफिनिटी पे कहाँ जा रहा हूँ, 1 पे, और फंक्शन इन्हीं दो लाइन के बीच में रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, ठीक है। और इस पे पिछले 2 बार कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछा हुआ। y एट 0 आपको क्या दिया हुआ है, 2, और जो सॉल्यूशन होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर एक पॉइंट पे पॉजिटिव है तो उस पॉइंट के नेबरहुड में भी पॉजिटिव होगा, तो इस नेबरहुड में ये फंक्शन यही रहेगा 2 के नेबरहुड में। और फंक्शन अगर 2 के नेबरहुड में है, यानी कि 1 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, अगर ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, और ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। तो ये डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो जब भी आपका ग्राफ इन दो लाइन के इन बिटवीन होगा, डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, यानी कि सोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सोल्यूशन डिक्रीज करेगा। लेकिन जब y इस लाइन के अलोंग मूव करेगा तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y जब 1 की तरफ जा रहा है तो डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कर्व पैरेलल टू, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट लाइन का स्लोप, वो डिक्रीज हो रहा है, तो कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कर्व कैसा होगा, ठीक है। और यहाँ से कर्व फिर सेम ऐसे, तो इन दो लाइन के बीच में पूरा सोल्यूशन आ गया, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और इसी टाइप के ऑप्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस शीट में आप क्वेश्चन नंबर 22 ये ट्राई करेंगे। 22 इसी लॉजिक का है, और दिसंबर 2013 में पूछा गया था। 17 ये जून 2017 का क्वेश्चन है, और उसके बाद 16 जून 2018 का क्वेश्चन है, और सेम इसी लॉजिक पे हैं सारे। तो आपके पिछले 7-8 साल में 5 क्वेश्चन सेम लॉजिक पे आए हुए हैं। हाँ, 17 में ये करेक्शन है, माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर 17 में ये करेक्शन कर लेना, माइनस वाई क्यूब है वो। चेक कर लेंगे, कुछ स्पेशल नहीं है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो बस, अगर हो रहा है तो ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है। चलो मैं चेक कर लूंगा 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपको जो करने हैं 25 नंबर, 22 नंबर, 22, 23, 25 जो डिस्कस करने लायक हैं। 21, 20, 19, 18 नोट डाउन कर लो, 17, 16, 15, 13, 12, 11 बस यही क्वेश्चन है, और 4th नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो
लॉजिकल है, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बेस्ड है। ठीक है, तो मेनली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पहले पूरे चैप्टर में पहली इक्वेशन आपको पढ़नी है, नेट के लिए बात कर रहा हूँ, y डैश इक्वल टू y टू द पावर अल्फा। सेकेंड इक्वेशन पढ़नी है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आपको यहाँ कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होगा py। ठीक है, p इज अ पॉलिनोमियल इन y, तो जब आपको ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो y माइनस y नॉट y माइनस y1 एंड सो ऑन। इसके सोल्यूशन के बारे में पूछ सकता है। और थर्ड कंसेप्ट आपको यहाँ पढ़ना है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके सोल्यूशन का बिहेवियर। ठीक है, और उसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम एंड पिकार्ड्स यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, क्लियर है? तो आप इन सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करो। उसके बाद आज मैं आपको एक शीट और सेंड करूंगा अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन की, इसमें यूनिकनेस एक्जिस्टेंस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इस टाइप के क्वेश्चन ऐड ऑन होंगे। ठीक है, उतने क्वेश्चन कर लेना, कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे सर। हाँ एज जी, ए कल मैं टेस्ट पेपर असाइन कर दीजिए सब। सॉरी, एज ए टेस्ट पेपर। एज अ टेस्ट पेपर भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट भी आपको देंगे, वेट करो अभी। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो कल मैं फर्स्ट 2 आवर्स सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें जो आज मेंशन करवाए प्लस आज जो शीट आपके पास आएगी। तो जो लोग नहीं करके आएंगे कल के बाद मेरे बराबर नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें बहुत कुछ पढ़ाने वाली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जस्ट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपको फंक्शंस की पता है, जीरोस का बेसिक कंसेप्ट पता है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ डेली कवर करके आओ, और एटलीस्ट उसके क्वेश्चन सोल्व कर लो, तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज फिर वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, पहले 2 दिन से तो थोड़ा आराम से चलाऊंगा, अगर आप नहीं करके आओगे तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि इस वीक बाद 2 टॉपिक स्टार्ट होंगे। अगर आप एक मैनेज नहीं कर सकते तो 2 टॉपिक पैरेलल मैनेज करना टफ होगा। ठीक है, कल मिलते हैं 2 o'clock पे। हाँ जी, किसी को कोई क्वेरी आप जा सकते हो जिसको जाने। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बताइए। सर आपने ऑनलाइन सीट प्रोवाइड कर दी सर ये टेस्ट की? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर आपने ऑनलाइन सीट प्रोवाइड कर दी क्वेश्चंस की? हाँ जी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आई हुई है, अगर किसी को नहीं मिली है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करो। अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इस नंबर पे ओके सर, आप व्हाट्सएप कर दिया करो, अगर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ, किसी को कोई सीट नहीं मिल रही है तो मुझे व्हाट्सएप करा करो, चेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेरी? सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे क्या? मोस्ट ऑफ सर हेलो।